हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाला हैं कक्षा 6 का चैप्टर 1 का एमसीक्यू। देखिए, थ्योरी हम बता चुके हैं। आप जाकर लेक्चर को पूरा ध्यान से देख सकते हैं और लेक्चर देखने के बाद ही यह प्रश्न पत्र को सॉल्व करें, ताकि आप अच्छा से अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बीते दिनों की कहानी को क्या कहा जाता है। तो बीते दिनों की कहानी का पहला ऑप्शन है भूगोल, सेकेंड ऑप्शन है जीव विज्ञान और सी ऑप्शन है इतिहास और चौथा ऑप्शन है अर्थशास्त्र। देखिए, क्वेश्चन क्या था कि बीते दिनों की कहानी को क्या कहा जाता है। तो बीते दिनों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इतिहास के जानकारों को क्या कहा जाता है। मतलब जो इतिहास को जानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है भूगोलवेता, फिर है इतिहासकार, अर्थशास्त्री और फोर ऑप्शन है वैज्ञानिक। तो इतिहास के जानकारों को इतिहासकार कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए, मतलब उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। मतलब कि उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उस समूह के लिए एक शब्द प्रयोग होता था और उस शब्द को क्या कहते थे। तो उससे सभी को भारत कहा जाता था। उनके लिए भारत का प्रयोग होता था। आगे समझते हैं हम लोग कि अरबों ने भारत को किस नाम से पुकारा करते थे। अरबों भारत को किस नाम से पुकारा करते थे। तो भारत को उन लोग, देखिए, पहला ऑप्शन है कश्मीर, फिर है हिंदुस्तान, तीसरा है भारत और चौथा होगा अल हिंद। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अरबों ने भारत को किस नाम से पुकारे थे। तो इसका अल हिंद ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरबों ने भारत को अल हिंद का के नाम से पुकारा है। तुर्कों ने भारत को किस नाम से पुकारा करते थे। तो ऑप्शन ए है कश्मीर, बी है अल हिंद, सी है हिंदुस्तान, डी है भारत। तो तुर्कों ने भारत को हिंदुस्तान कहकर पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, काल के इतिहास पर आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कौन कौन से। तो एक है प्राग ऐतिहासिक, फिर दूसरा है आध ऐतिहासिक और तीसरा है एक ऐतिहासिक। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पहला याद रखिएगा प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आध ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। इस टाइप से आप नाम को याद कर सकते हैं। संतवा क्वेश्चन है कि जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उसे हम किस नाम से जाने जाते हैं। देखिए, वैसा काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जिन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था उसे क्या कहा जाता था। तो जिन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता है उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन है। भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन है। तो भारत का सबसे पुराना ग्रंथ वेद है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चाणक्य थे चंद्रगुप्त, मतलब उनके गुरु एक तरह से कह सकते थे। इनको कोऑर्डिनेट करने वाले कौन थे। चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे तो कौन थे। चाणक्य। उन्हीं ने पुस्तक लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इतिहास का पिता या जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता या जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। तो आइए, और हेरोडोटस एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस के पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका और हिस्टोरिका में उसने किसका, देखिए, इस पुस्तक में उसने भारत और फारस के बीच किस मतलब की बातों को वर्णन किए हैं। तो कौन पुस्तक में। तो हिस्टोरिका पुस्तक में। और इतिहास का जनक किसे कहा जाता था। तो हेरोडोटस। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रख सकते हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिस्टोरिका के लेखक कौन है। तो हेरोडोटस हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातात्विक विज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे समझते हैं कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी गई है। तो अशोक के शिलालेख को, देखिए, अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि
मतलब 3 लिपि में लिखी गई है, तो आप तीनों याद रखिएगा। तो इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। 3 लिपि में लिखा गया था। अशोक के शिलालेख कितने लिपि में लिखे गए हैं? 3 लिपि में। तो इनमें से सभी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में किसने सफलता हासिल की थी। तो देखिए, अशोक के जो शिलालेख थे उसको सबसे पहले जेम्स प्रियसेफ ने 1837 ईस्वी में, कब? 1837 ईस्वी में पढ़ने की सफलता हासिल की थी। कौन? तो जेम्स प्रियसेफ। तो आप यदि 6 स्टैंडर्ड में हैं तो यह टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और देखिए, फिर भी आप पूरा थ्योरी जब देख लीजिएगा, पार्ट 1 में दिया हुआ है वीडियो में, तब इस टेस्ट को लगाने के बाद आपका सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, सिक्का, तो सिक्के के अध्ययन को न्यूमिसमैटिक कहा जाता है, न्यूमिसमैटिक कहा जाता है। और उसको फिर हिंदी में या मुद्रा शास्त्र भी कह सकते हैं। क्या? तो मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र याद रख सकते हैं, मुद्रा शास्त्र। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिसमैटिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटा नागपुर की सबसे पुरानी जनजाति कौन सा है? छोटा नागपुर की सबसे पुरानी जनजाति कौन है? तो वो है असुर। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहीं पर शायद लास्ट क्वेश्चन है। तो थैंक यू दोस्तों, और मेरा टेस्ट सीरीज कैसा रहा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।